सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिनाथ झा एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल क्लास 10th CBSE में। तो टॉपर 110 नोट्स विद एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज़ में हम कर चुके हैं साइंस के 5 चैप्टर्स एंड सोशल साइंस के 3 चैप्टर्स, दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे सिविक्स का चैप्टर 6, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज नोट्स की एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, पार्टी सिस्टम क्या होता है, इंडिया में कितने एंड कौन कौन से नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़ हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द लास्ट टॉपिक है आपका हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें अभी की, तो ऐसी बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो। तो किसी भी कंट्री की जो डेमोक्रेसी होती है, दैट इज़ लोकतंत्र, वो मेंटेन हो पाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से। तो किसी भी कंट्री में लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता हो या फिर ना हो, लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता ज़रूर होता है। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी इज़ इक्वल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करवाते हैं एंड एज अ गवर्नमेंट पावर होल्ड करते हैं। वो सोसाइटी के भले के लिए काफ़ी सारे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स निकालते हैं एंड लोगों की सपोर्ट की वजह से इलेक्शन जीत पाते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका द लीडर, सेकंड है द एक्टिव मेंबर एंड लास्ट है द फॉलोवर। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ये है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ये इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के बीच में होता है। कुछ कंट्रीज़ में ये कैंडिडेट पार्टी के मेंबर एंड सपोर्टर चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल USA, एंड इंडिया में पार्टी का लीडर कैंडिडेट चूज़ करता है। सेकंड फंक्शन ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लाती है। हर एक इंसान के ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं सोसाइटी को लेके, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ उन सभी ओपिनियंस को देखते हुए सम बेसिक पॉलिसीज़ निकालती है जिसके ऊपर ये काम करती है आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। थर्ड फंक्शन ये है कि किसी भी कंट्री का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लॉ ऑब्वियसली लेजिस्लेचर बनाता है, लेकिन लेजिस्लेचर के जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं वो रूलिंग पार्टीज़ के ही होते हैं। तो जो भी लॉ बनाया जाता है वो रूलिंग पार्टी के लीडर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। फोर्थ फंक्शन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट बनाता भी है एंड साथ में उसे चलाता भी है। फॉर एग्जांपल, पार्टी लीडर को चुनते भी हैं, उन्हें ट्रेन भी करते हैं एंड गवर्नमेंट चलाने के लिए उन्हें मिनिस्टर भी बनाते हैं। फिफ्थ फंक्शन ये है कि वो पार्टी जो कि इलेक्शन में हार जाती है वो एज अ अपोजिशन रोल प्ले करती है, यानी कि रूलिंग पार्टी में जो भी कमियां होती हैं वो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। सिक्स्थ फंक्शन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी सारी इशूज़ को रेज एंड हाईलाइट करती है जिस वजह से वो पब्लिक के ओपिनियन को शेप दे पाती है। तो लोगों के बीच में जो भी इशू को लेकर बात चल रही होती है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ही फ्रेम करती है। सेवन्थ एंड द लास्ट फंक्शन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी की एक्सेस मिल पाती है एंड डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा मिल पाता है। तो किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए लोकल पार्टी लीडर को अप्रोच करना आसान होता है दैन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स के टुवर्ड्स रेस्पॉन्सिव होना चाहिए ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में भी वो जीत सके। तो चलिए एक क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो तो क्या होगा। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ना हो तो हर एक कैंडिडेट इलेक्शन करने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई भी मेजर पॉलिसी चेंज नहीं आएगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ और सिर्फ अपने लोकेलिटी के हिसाब से काम करेगा, कोई भी कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा, जिस वजह से आगे चल के कंट्री में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी कंट्री के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए होता है जिसके लिए कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विदाउट पॉलिटिकल पार्टी वी कांट इमेजिन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, यानी कि हमारे पास कितने पार्टीज़ हैं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक ग्रुप ऑफ सिटीजन को पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने की आज़ादी है, जिस वजह से हमारी कंट्री में मोर देन 750 पार्टीज़ रजिस्टर्ड है इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ ECI। लेकिन अगर बात करें इफेक्टिव पार्टीज़ की, तो इनमें से ऐसे बहुत कम पार्टीज़ हैं जो कि पॉपुलर हैं एंड सही से काम कर रहे हैं। तो कितने पार्टी चाहिए गवर्नमेंट को रन करने के लिए, ये डिपेंड करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो वर्ल्ड में टोटल 3 तरह के पार्टी सिस्टम है। फर्स्ट है आपका 1 पार्टी सिस्टम, सेकंड है 2 पार्टी सिस्टम एंड थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि सिर्फ एक पार्टी गवर्नमेंट को रन करती है, फॉर एग्जांपल इन चाइना। 2 पार्टी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि 2 पार्टी आपस में इलेक्शन करके गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल इन USA एंड UK। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि इंडिया में काफ़ी सारे पार्टीज़ मिलके आपस में कम्पीट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन एंड गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं।
तो अगर बात करें कि इनमें से कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है, तो इसका आंसर ये है कि इनमें से कोई सा भी पार्टी सिस्टम ना तो ख़राब है ना ही बेस्ट है। ये डिपेंड करता है उस कंट्री की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स पे, उसकी सोसाइटी पे एंड सोशल एंड रीजनल डिविजन्स पे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है क्योंकि इंडिया सोशली एंड जियोग्राफिकली काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, जिस वजह से एक पार्टी या फिर दो पार्टी इसको नहीं रन कर सकती। लेकिन अगर बात करें वन पार्टी सिस्टम की, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें लोगों को चांस नहीं मिल पाता अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी चुनने का। मल्टी पार्टी सिस्टम में जब एक से ज़्यादा पार्टी मिल के इलेक्शन कंटेस्ट करती है ताकि वो जीत सके, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एलियंस या फिर फ्रंट। तो इंडिया में ऐसा कई बार हो चुका है। तो 2004 के एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक एलियंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस एंड लेफ्ट फ्रंट। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कितने पार्टीज़ होने चाहिए, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारे इंडिया में कितने नेशनल पार्टीज़ हैं एंड कितने स्टेट पार्टीज़। तो ऐसी पार्टी जिसके कि काफ़ी सारे स्टेट्स में यूनिट्स हो एंड वो सभी मिलकर सेम पॉलिसी पे काम करते हो, तो इस तरह के पार्टीज़ को हम कहते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है विद इलेक्शन कमीशन। वैसे तो इलेक्शन कमीशन हर एक पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन वो पार्टी जो कि लार्ज एंड एस्टेब्लिश होती है उसे इलेक्शन कमीशन स्पेशल फैसिलिटीज़ भी देता है। फॉर एग्जांपल अ यूनिक सिंबल दैट इज़ पार्टी सिंबल। तो ऐसी पार्टी जिसको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता है, उस तरह के पार्टी को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है जो कि इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर रखा है। तो वो पार्टी जिसने कि कम से कम 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स में सिक्योर किया हो एंड साथ में उस पार्टी ने कम से कम 4 सीट लोकसभा में जीता हो, तो इस तरह की पार्टी कहलाती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो इंडिया में टोटल 7 पार्टीज़ हैं जो कि एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किए गए हैं इन 2018। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ नेशनल पार्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट है आपका INC दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि स्टैब्लिश हुआ 1885 में, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है वर्ल्ड की एंड पॉपुलरली कहलाती है कांग्रेस पार्टी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इस पार्टी ने इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले किया है। ये पार्टी हमेशा से सेंट्रिस्ट रही है, यानी कि ना तो लेफ्टिस्ट ना ही राइटिस्ट। इन्होंने काम किया है सेक्युलरिज्म पे, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़ के लिए। शुरुआत में ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन काफ़ी सालों बाद इनकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन होने लगी क्योंकि और भी काफ़ी सारे पार्टीज़ आ गए जो कि शायद से इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। करेंटली ये पार्टी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस दैट इज़ UPA गवर्नमेंट को लीड कर रही है। नेक्स्ट है आपका BJP दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। 1980 में ये पार्टी बनी बाय रिवाइजिंग भारतीय जनसंघ, जिनके की लीडर थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। ये पार्टी इंडिया के एंशिएंट कल्चर एंड वेल यूज दैट इज़ हिंदुत्व के ऊपर बेस्ड है, ताकि लोग अपनी कंट्री के कल्चर के बारे में अवेयर हो सकें एंड इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है वो प्रोटेक्ट हो सके। ये पार्टी जम्मू कश्मीर के ऊपर फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहता था, जो कि हो भी गया। शुरुआत में ये पार्टी काफ़ी कम स्टेट्स तक लिमिटेड था, लेकिन इन 2019 लोकसभा इलेक्शन ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरा। नेक्स्ट है BSP दैट इज़ बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टी फॉर्म्ड हुई थी 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम। इस पार्टी का मेन मुद्दा था दलित्स, आदिवासीज, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलाना। ये पार्टी इंस्पायर्ड है फ्रॉम साहू महाराज, महात्मा फुले एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। इस पार्टी का मेन बेस है उत्तर प्रदेश, जिसमें कि मायावती ने काफ़ी सारा काम किया था। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी ने टोटल 10 सीट्स जीता था। नेक्स्ट है आपका CPI दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी फॉर्म्ड हुई थी 1925 एंड सपोर्ट करती है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म होता है कम्युनिस्ट सोच जो कि लिबरल डेमोक्रेसी को अपोज करता है। ये वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड पुअर्स को सपोर्ट करते हैं एंड अपोज करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। लेकिन आगे चल के ये पार्टी स्प्लिट हो जाती है, जिस वजह से इनका सपोर्ट डिक्लाइन हो जाता है। इसी पार्टी से स्प्लिट होकर आया एक नया पार्टी दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट दैट इज़ CPIM। ये पार्टी भी मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म में बिलीव करती है, सपोर्ट करती है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज करती है इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इस पार्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये पार्टी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अपोज करती है दैट इज़ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल्स एंड गुड्स इनटू द कंट्री। लगभग 34 सालों से वेस्ट बंगाल में पावर में है विदाउट अ ब्रेक एंड इन 2019 इलेक्शन ये 1.75% वोट्स के साथ जीती थी एंड 3 सीट सिक्योर्ड किया था इसने लोकसभा इलेक्शन में। नेक्स्ट एंड द लास्ट नेशनल पार्टी है NCP दैट इज़ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी।
ये पार्टी 1999 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर बनी थी। ये पार्टी प्रमोट करती है डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्विटी, फेडरलिज्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये पार्टी चाहती है कि गवर्नमेंट के जितने भी हाई ऑफिसेस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ कंट्री हों। ये मेजर पार्टी है महाराष्ट्र की एंड सिंस 2004 ये मेंबर है यूपीए गवर्नमेंट की। तो इन सभी 7 नेशनल पार्टीज़ को छोड़ के और भी काफ़ी सारे मेजर पार्टीज़ हमारी कंट्री में जिसको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लासीफाई किया है एज अ स्टेट पार्टीज़। तो डिस्कस करते हैं स्टेट पार्टीज़ के बारे में। तो वो पार्टीज़ जो कि एक स्टेट या फिर कुछ स्टेट्स में सक्सीडेड रही हो उस तरह के पार्टी को हम कहते हैं स्टेट पार्टीज़। फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये ऐसी पार्टीज़ हैं जिसका कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल का है विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। एंड अदर पार्टीज़ लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट्स को लेके कॉन्शियस हैं। अगर बात करें क्राइटेरिया फॉर द स्टेट पार्टीज़ की, तो वो पार्टी जो कि एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट सिक्योर करे एंड साथ में एटलीस्ट 2 सीट्स इन लोकसभा जीते, उस तरह की पार्टी को हम कहते हैं स्टेट पार्टीज़ या फिर रीजनल पार्टीज़। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स स्टेट पार्टीज़ की नंबर एंड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुई है, जिस वजह से नेशनल पार्टी को इनके साथ कोलैब करना पड़ता है जीतने के लिए। सो टू गेट मेजॉरिटी इन लोकसभा, नेशनल पार्टीज़ फॉर्म एलियंस विद स्टेट पार्टीज़। तो इस वजह से हमारे इंडिया का फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेसी का मोस्ट विजिबल फेस है। तो डेमोक्रेसी में जो भी गलत होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो होती है लीडर के पास। ना तो पार्टीज़ मेंबरशिप रजिस्टर्ड मेंटेन करते हैं, ना ही ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड इंटरनल इलेक्शन होल्ड करते हैं, जिस वजह से पार्टी के जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं उन्हें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता कि पार्टीज़ के अंदर क्या चल रहा है। तो ऑर्डिनरी मेंबर अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते, जो भी लीडर कहता है उन्हें उस हिसाब से करना पड़ता है। सेकंड चैलेंज है आपका डायनास्टिक सक्सेशन। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स को ही फेवर करते हैं, जिस वजह से ऑर्डिनरी वर्कर अपने बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते। तो वो इंसान जिसके पास ना तो ढंग का एक्सपीरियंस है ना ही पॉपुलर सपोर्ट है, लेकिन अगर वो लीडर के फैमिली मेम्बर है तो उसे आसानी से पोजीशन मिल जाता है, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत है। थर्ड चैलेंज है मनी एंड मसल पावर। तो वो पार्टीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के ऊपर काम करती है वो ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सके। तो वो रिच पीपल एंड कंपनीज़ जो कि पार्टीज़ को फंड करती है वो पार्टीज़ के पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। कुछ केसेस में पार्टीज़ क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है ताकि उनके सपोर्ट से वो इलेक्शन जीत सके। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैलेंज है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। तो रिसेंट ईयर्स में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी हद तक सेम है। सभी पार्टीज़ यही कहते हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, हम एजुकेशन के ऊपर इतना खर्च करेंगे, जिस वजह से लोगों को एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाती कि हम किसे वोट दें। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी है उनकी आइडियोलॉजी लगभग सारी सेम है, बस डिफरेंस इस चीज़ में है कि किस तरह से वो पॉलिसी को फ्रेम करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमें ये सारी चैलेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, यानी कि पार्टीज़ के चैलेंजेस को किस तरह से चेंज किया जाए ताकि हमारी डेमोक्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमें रिफॉर्म लाना है तो या तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का लीडर कर सकता है या फिर हम खुद। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का लीडर चाहे तो इन चैलेंजेस को काफ़ी जल्दी रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें जो कि बाकियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए देखते हैं कि हमारी कंट्री में ऐसे कौन से रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस लाए गए जिससे कि हमारी कंट्री के पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड उनके लीडर्स में रिफॉर्म लाया जा सके। तो फर्स्ट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए गए ताकि चेंजिंग पार्टी वाले कॉन्सेप्ट को सुधारा जा सके। तो अब अगर एमपी और एमएलए पार्टी को चेंज करती है बिना किसी रीज़न के ताकि वो मिनिस्टर बन सके तो इसके लिए उसको अपने लेजिस्लेचर की सीट खोनी पड़ सकती है। नेक्स्ट चेंज ये लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ मैंडेटरी कर दी कि वो कैंडिडेट जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उन्हें एक एफिडेविट जमा करना होगा जिसमें कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ एंड क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स होंगी, जिसकी मदद से मनी एंड मसल पावर वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो पाएगा। नेक्स्ट चेंज ये लाया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को नेसेसरी कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करना है एंड अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है। इन चेंजेस के अलावा काफ़ी सारे सजेशंस भी हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म लाया जा सकता है। फर्स्ट ये है कि एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर को रेगुलेट किया जा सके। दैट इज़ कि पार्टीज़ को एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना चाहिए अपने मेंबर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनके पास एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, उनको पार्टीज़ डिस्प्यूट के केस में एज अ जज एक्ट करना चाहिए
एंड ओपन इलेक्शन करना चाहिए टू द हाईएस्ट पोस्ट। सेकेंड सजेशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एटलीस्ट 1/3 सीट वुमेन कैंडिडेट को देना चाहिए। थर्ड सजेशन ये है कि स्टेट को दैट इज़ गवर्नमेंट को फंडिंग देनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ताकि वो इलेक्शन के एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें। ये सारे कुछ सजेशन थे जिसको कि पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड इन्हें लीगली अप्रूव कर देना चाहिए, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म लाया जा सके। कुछ और भी तरीके हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मीडिया पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है ताकि रिफॉर्म लाया जा सके। सेकंड ये हो सकता है कि वो लोग जो कि रिफॉर्म लाना चाहते हैं उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। तो किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी की क्वालिटी डिपेंड करती है ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि जितने ज़्यादा लोग इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे उतना बेहतर हमारा डेमोक्रेसी होगा। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं। फर्स्ट है आपका पार्टीशन। पार्टीशन उन लोगों को कहते हैं जो कि किसी भी पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं, तो उनकी इस पार्टीशनशिप की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी को ही सही मानते हैं एंड एक बैलेंस्ड व्यू नहीं देख पाते। सेकंड है रूलिंग पार्टी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्नमेंट रन कर रही होती है उस पार्टी को हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। लास्ट है एफिडेविट, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें किसी भी इंसान का पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, उस तरह के साइन डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं एफिडेविट। तो आज का हमारा चैप्टर दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है फिनिश। आशा करता हूँ कि आपको ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है एंड ओनली 10 रुपये पे करना है। उसके बाद आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।